हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस। तो आज के वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का क्लास कर रहे हैं। और ये सब्जेक्ट की अगर बात करें तो विज्ञान है। इसके पहले हम लोगों ने जो है 17 लेक्चर में जो है इसके पहले का जो है टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। और यूनिट की अगर बात करें तो ये हमारा यूनिट नंबर 3 चल रहा है। आज ये लास्ट वीडियो है, इसके बाद में ये यूनिट नंबर 3 जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। और उसके बाद में जो है ऊर्जा संरक्षण के जो नियम होते हैं उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करने वाले हैं। क्या होता है इसके एग्जाम्पल भी देखेंगे। और इसके साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना हुआ है उस पर भी हम लोग विचार विमर्श करेंगे कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। इसका पीडीएफ या फ्री नोट्स प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ और फ्री नोट्स प्राप्त हो जाएगा। तो इसके पहले हम लोगों ने कितना यूनिट कंप्लीट किया? यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया है, सेकंड कंप्लीट हो गया, ये थर्ड यूनिट चल रहा है। ठीक है, ये लास्ट वीडियो जो है ये थर्ड यूनिट का लास्ट वीडियो चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। हम लोग देखते हैं यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है। तो यहाँ पे जो है यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु की गति और उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न होती है। यानी यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, यहाँ पे अगर यांत्रिक ऊर्जा की बात करें तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर हो जाएगा आपका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, जो कि के से डिनोट करते हैं। और उसके बाद में जो स्थितिज ऊर्जा होता है इसका जो योगफल होता है इसका अगर हम सम कर दे तो यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। ये होता है आपका यांत्रिक ऊर्जा। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा कि यांत्रिक ऊर्जा जो है किसे कहते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा और उसके बाद में स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योगफल होता है उसे हम यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। अब अगर सरल भाषा में देखें तो यह ऊर्जा किसी वस्तु की गतिज, यहाँ पे देख सकते हैं किसी वस्तु की गतिज और स्थितिज ऊर्जा का जोड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आया ये यांत्रिक ऊर्जा है, ये आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, और उसके बाद में ये आपका हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो आपके एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। अब इसके हम जो है कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा किस प्रकार से हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो वृत्ताकार घुमाव जो पेंडुलम होता है, यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये पेंडुलम आपका है। ठीक है, इसमें क्या दे रहा है कि जब एक लटकता हुआ पेंडुलम बिंदु यहाँ ये है, बिंदु ए से बिंदु बी की ओर जाता है, यानी ए से लेकर बी तक जब ये जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे जब स्थिर रहता है, मान लो कि ऐसे है, ये बिंदु ये हो गया आपका और ये बिंदु बी हो गया। यहाँ पे स्थित स्थित रहता है तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा रहता है। जब यहाँ से जो है ए से लेकर पॉइंट ए से बी तक जाता है तो वो जो है गतिज ऊर्जा में जो है बदलता रहता है। जैसे जैसे पेंडुलम नीचे की ओर जाता है उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और स्थितिज ऊर्जा जो है घटती जाती है। यहाँ देख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा यहाँ हो गया और ये गतिज ऊर्जा हो गया। तो इस प्रकार से इसका जो योग होगा वो यांत्रिक ऊर्जा होगा। अगर सेकंड की हम बात करें तो फुटबॉल किक करना। ठीक है, जब कोई खिलाड़ी फुटबॉल को किक करता है तो गेंद में गतिज ऊर्जा होती है। यानी जब किक करने के लिए गतिज ऊर्जा क्या होता है, फार्मूला यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाफ mv स्क्वायर। यानी गतिज ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए आप यहाँ पे जरूरी है कि मास होना चाहिए। यहाँ पे जैसे हो गया जब कोई खिलाड़ी फुटबॉल को किक मारता है, मान लो कि यहाँ पे फुटबॉल हो गया। ठीक है, ये आपका फुटबॉल हो गया। फुटबॉल में आपका मास होगा जो कि द्रव्यमान होगा। और गतिज ऊर्जा के लिए क्या जरूरी है कि इसमें जो है इसको बेग दिया जाए। तो जब यहाँ पे जो है किक मारता है तो उसको जो है गतिमान किया जाता है, यानी बेग दिया जाता है। तो इस प्रकार से काइनेटिक एनर्जी द्रव्यमान पहले से रहेगा फुटबॉल का कुछ, उसके बाद में जो गति हम देंगे उसमें कुछ कुछ बेग से जो है यहाँ पे देख सकते हैं तो गेंद में गतिज ऊर्जा आ जाती है। ठीक है, यानी किक मारने से गेंद में गतिज ऊर्जा आ जाती है और वह गति करती है। जैसे ही गेंद हवा में उठती है उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदलती है। ठीक है,
तो इस प्रकार से जो है हम लोग 2 एग्ज़ाम्पल देखे, उसके बाद में हम बात करें ये थर्ड एग्ज़ाम्पल की अगर हम बात करें तो झरना जो होता है। झरना जो होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं झरना, यहाँ ऊपर की तरफ जो है स्थितिज ऊर्जा होता है और उसके बाद में जब ये झरना नीचे आने लगता है तो ये गति इसमें उत्पन्न हो जाती है। तो गति के कारण इसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाता है, ठीक है? तो ये भी एग्जाम्पल हो गया, यानी झरने से गिरता हुआ पानी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलता है। यानी पानी जब ऊपर रहता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा रहती है और जब वो नीचे आने लगता है तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या होता है इसका फार्मूला कि U बराबर स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा U बराबर mgs। अब ये किस पे डिपेंड करता है, ये मास पे डिपेंड करता है। उसके बाद में ग्रेविटी रहेगा और हाइट रहेगा, कुछ हाइट से ज़्यादा, ठीक है? यानी जितनी हाइट पे रहेगा ये उसकी स्थिति के कारण स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा की अगर हम बात करें तो हाफ mv स्क्वायर होता है। गतिज ऊर्जा के लिए क्या ज़रूरी है कि मास होना चाहिए और उसमें वेलोसिटी होना चाहिए। तो यही है कि झरने से गिरता हुआ पानी स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ पे क्यों लिखा है, ऐसा क्यों नहीं लिखा है कि गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में बदलता है? क्योंकि पहले यहाँ पे झरना का पानी जो है स्थिर रहता है, इसीलिए इसकी स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको पहले बताया गया है वह प्रीवियस वीडियो में कि स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न होती है, लेकिन गतिज ऊर्जा उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है? तो जब स्थित है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा हो गया, यानी स्थिति से यहाँ से जब पानी बहता है तो ये नीचे आता है, यानी स्थितिज ऊर्जा से ये गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ठीक है? यानी बदलता है। पानी जब ऊंचाई से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जिससे वह तेजी से बहने लगता है, ठीक है? तो ये समझ में आया होगा झरना का एग्जाम्पल। उसके बाद में हम फोर्थ नंबर देखते हैं कि बंदूक से गोली चलाना, शूटिंग ए बल। तो जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो गोली में उच्च गति से गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे गति दिया जाता है तो उसमें गोली में जो है उच्च गति से गतिज ऊर्जा उत्पन्न होती है जो उसे आगे की ओर तेजी से ले जाने के लिए सहायता करता है। बंदूक की बैरल में रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है, ठीक है? उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल की अगर हम बात करें तो बाइक चलाना। जब कोई व्यक्ति साइकिल चलाता है तो उसकी मांसपेशियों से उत्पन्न शक्ति साइकिल के पहियों में गतिज ऊर्जा उत्पन्न करती है। यानी मांसपेशियों में जो ऊर्जा रहती है वो गति उत्पन्न उसकी मांसपेशियों से उत्पन्न जो शक्ति होती है वो साइकिल की पहियों में जो है गतिज ऊर्जा जो है उत्पन्न करती है, जिससे साइकिल जो है आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि जो है ये यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, इसके जो अलग-अलग एग्जाम्पल देखे तो यहाँ पे यांत्रिक ऊर्जा की अगर हम बात करें, यहाँ पे देख सकते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा और उसके बाद में काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा। तो आपके डीएलएड में यहाँ से पूछ सकता है यांत्रिक ऊर्जा का जो है सूत्र पूछ सकता है कि यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं, किसका-किसका योग होता है और उसके बाद में इसका जो है एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है? तो इसके बाद में हम देखते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। यह केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है? ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। किसी बंद तंत्र में कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है। मान लो कि कोई बंद तंत्र है, इसमें जो ऊर्जा रहेगा स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी सब कुछ इसमें जो रहेगा जो अणुओं के बीच ऊर्जा लगेगा, सब कुछ जो है यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, ठीक है? तो ये हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहाँ पे आपके एग्जाम में पूछा गया है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का नियम यह कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसको एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे आपका यहाँ पे गतिज ऊर्जा हो गया, स्थितिज ऊर्जा हो गया, जो झरना वाला एग्जाम्पल था। यहाँ से कि मान लो इस प्रकार से झरना गिर रहा है, यहाँ स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा और यहाँ पे है गतिज ऊर्जा। जब गति करने लगता है यानी झरना गिरने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुआ? गतिज ऊर्जा में। और जो हमने यांत्रिक ऊर्जा अभी पढ़ा है, यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा जो होता है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो है योगफल होता है।
यानी हमेशा ये मान लो कि यहाँ पे स्थित है, जब धीरे-धीरे यहाँ से जो है गति करने स्टार्ट कर देगा, तो इसमें जो है धीरे-धीरे जो है गति उत्पन्न हो जाएगी और नीचे जाते-जाते इसका वेग जो है अधिक हो जाएगा, जिसके कारण इसकी गतिज ऊर्जा अधिक हो जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये ऊर्जा जो है स्थितिज ऊर्जा, ये कन्वर्ट हुआ गतिज ऊर्जा में। तो इस प्रकार से ये मतलब नष्ट नहीं इसको कर सकते हैं, ये एक रूप से दूसरे रूप में इसको केवल परिवर्तित कर सकते हैं। यही जो है ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है? अब हम इसके जो मुख्य बिंदु होते हैं उसको हम देखते हैं ऊर्जा का रूपांतरण, यानी ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण की अगर बात करें, तो ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदली जा सकती है, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है? ये सब जो है आप सभी लोगों को हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को आप विद्युत ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं और या रासायनिक ऊर्जा में को ऊष्मीय ऊर्जा में, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और उसके बाद में जो रासायनिक ऊर्जा होता है, इसको जो है ऊष्मीय ऊर्जा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। परंतु ऊर्जा की कुछ मात्रा हमेशा समान रहती है। अगर बंद तंत्र यानी क्लोज सिस्टम की बात करें, ठीक है? क्लोज सिस्टम की बात करें, यदि हम एक बंद तंत्र की बात करें, जहाँ बाहर से कोई ऊर्जा ना आए और ना निकले, इधर से कोई ऊर्जा बाहर से अंदर ना कोई ऊर्जा जाए, ना अंदर से बाहर कोई ऊर्जा निकले, तो उस यंत्र में ऊर्जा की कुल मात्रा जो होती है, वो जो है स्थिर रहती है। भले ही ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तित हो, लेकिन कुल ऊर्जा वही रहेगी, ठीक है? तो इस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण होता है और अगर क्लोज़ सिस्टम हो गया, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पे ऊर्जा जो है नियत रहेगी, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है? ना ऊर्जा बाहर जाएगी, ना ऊर्जा अंदर आएगी। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसके बाद में यहाँ पे हम अगर एग्ज़ाम्पल की बात करें, तो एग्ज़ाम्पल जो है पहले बता चुके हैं, लेकिन देख लीजिए, जब कोई गेंद ऊपर फेंकी जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा धीरे-धीरे स्थितिज ऊर्जा में बदली जाती है। अब जैसे मान लो कि यहाँ से हमने गेंद फेंका और गेंद यहाँ पे आ गया, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh, mgh, ठीक है? अब इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? इसमें मास होना चाहिए, ग्रेविटी होना चाहिए और जो हाइट होता है, यहाँ पे हाइट हो गया। मान लो कि यहाँ पे गेंद है, ये गेंद हो गया और गेंद का अगर मास की बात करें तो यम हो गया, ठीक है? हाइट भी हो गया। तो इसमें एक किसी वस्तु की स्थिति के कारण उसमें जो है स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है? तो उसकी गतिज ऊर्जा यहाँ से जब हमने इसको वेलोसिटी दिया, तो इसमें जो है v वेग से इसको फेंका, ठीक है? तो गतिज ऊर्जा के लिए क्या आवश्यक है? के बराबर होता है हाफ mv²। मास तो गेंद का होगा, उसके बाद में अगर वेग की बात करें, तो जब नीचे से हम फेंकते हैं गेंद को, तो उसमें वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी के कारण क्या होता है? गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है? तो यहाँ पे नीचे जो गतिज ऊर्जा जो होता है, धीरे-धीरे स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जब हम गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो फेंकते वक़्त जो है गतिज ऊर्जा और जब ऊपर जाता है स्थिति, तो स्थितिज ऊर्जा में जो है पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। लेकिन ऊँचाई पर पहुँचने पर भी कुल ऊर्जा वही रहती है, यानी कुल ऊर्जा वही रहती है। जब गेंद वापस गिरती है, तो स्थितिज ऊर्जा फिर से गतिज ऊर्जा में बदलती है। देखिए, यहाँ से जब गेंद है, नीचे से ऊपर गया, उसके बाद में ऊपर से नीचे आया, फिर भी जो है स्थितिज ऊर्जा जो होती है, फिर से गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है। ठीक है? अब इसको इस प्रकार से समझिए, यहाँ पे पहले गतिज ऊर्जा था, इसको जब ऊपर गया, तो यहाँ पे यू हो गया, ठीक है? उसके बाद में ये क्या हुआ, यू जो है दोबारा जो है गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगा। यू का मान के में कन्वर्ट होने लगा, ठीक है? एक बिजली के बल्ब में विद्युत ऊर्जा, जो बल्ब होता है उसमें विद्युत ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। विद्युत बल्ब हो गया, इससे प्रकाश उत्पन्न होता है और उसके बाद में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये ऊष्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा का रूप बदलता है, लेकिन ऊर्जा की जो मात्रा होती है, कुल वही रहती है, ठीक है? तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है, यांत्रिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा और उसके बाद में हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़े और उसके बाद में इसका जो है एग्जाम्पल भी हम लोगों ने किया।
तो इस प्रकार से जो है ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और अगर सोशल मीडिया से आप लोग जुड़ना चाहें तो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, टेलीग्राम, व्हाट्सएप कहीं पे जुड़कर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी प्रकार से दिक्कत हो रही है, ठीक है? तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके पहले का वीडियो, प्रीवियस वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं चैनल पर, वहाँ पे हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। और अगर बात करें तो पेपर नंबर फर्स्ट जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इस समय जो है पेपर नंबर सेकंड भी जो है लगभग कंप्लीट होने वाला है। ये पेपर नंबर थर्ड है, ठीक है? ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा सिस्टम कि यहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। इसके आगे के टॉपिक पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऊर्जा का रूपांतरण, ठीक है? जो एक रूप से दूसरे रूप में ऊर्जा को रूपांतरण होता है और ऊर्जा का अपव्यय, एनर्जी वेस्टेड और कार्य ऊर्जा शक्ति के बीच में हम लोग संबंध देखेंगे। ऊर्जा संरक्षण को किस प्रकार से संरक्षित किया जाए, उसको हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।